हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। और आज का जो सेशन है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आप लोगों के लिए सीरीज ऑफ सरप्राइजेस, सीरीज ऑफ अपडेट, सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो आप लोगों की पूरी करने वाले चीजें हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट एक हिंट दे दूं फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा वाला अपग्रेड बस कुछ ही देर में आप लोगों के पास में आने वाला है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये शिक्षा जगत के अंदर में क्रांति होगी। हर एक छोटी से छोटी चीज का आपका ध्यान रखा गया है। आप लोग आज बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो इन सारी चीजों को देखकर। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बारे में आगे में हम लोग बात करेंगे पूरी की पूरी। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। ठीक है जी। तो सिंधु जल संधि किसके किसके बीच में हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, किन नदियों का जल भारत को दिया गया और कौन सी नदियों का जल जो है पाकिस्तान को दिया गया? कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आज के सेशन को हर जगह फैला दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा मोटिवेशन के साथ में आज सारी अपडेट्स आप लोगों को दे पाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे इस पूरी के पूरे इंडस वैली जो इंडस रिवर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है, तो देखिए ऊपर की जो 3 रिवर्स है, इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी, झीलम नदी और चेनाब नदी, ऊपर की जो 3 नदियां है, ठीक है, इंडस, ठीक है, इंडस, झीलम और चेनाब, ये जो नदियां है फ्रेंड्स ये पाकिस्तान को दी गई है। इसका पानी पूरा पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी भारत यूज भी करता है लेकिन इस पर पाकिस्तान का अधिकार रहेगा। और नीचे की जो 3 नदियां है, ठीक है, एक हो जाती है आप लोगों की रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों पर भारत का अधिकार रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इंडस वाटर ट्रीटी का जो है अभी इसमें कहां से आ गया है इंडस वाटर ट्रीटी, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अभी न्यूज में थी कि भारत ने इसको जो है क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अपने तरफ से भारत ने रद्द कर दिया है। ठीक है, तो भारत की तरफ से इसको रद्द कर दिया गया, इसीलिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनाती है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर में एक पॉइंट उठ जाता है कि क्या भारत इसको अपने तरफ से रद्द कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर कौन था, बिचौलिया, किसने गारंटी दी थी इसकी, तो वर्ल्ड बैंक ने गारंटी दी थी इसकी। ठीक है, कि भाई कोई भी इसको ब्रेक नहीं करेगा, भारत या पाकिस्तान। भारत ने लेकिन इसको ब्रेक कर दिया है। तो अब जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर में देखना होगा कि आगे में क्या होता है। भारत ने इसको अपनी तरफ से ब्रेक कर दिया है। ओके, तो ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, स्टैटिक में पूछा जा सकता है, जीएस में पूछा जा सकता है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ठीक है, सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में। कौन कौन सी नदियां पाकिस्तान को दी गई, कौन सी नदियां भारत को दी गई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे। और एक बार जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस संधि के ऊपर में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है, अयूब खान, उनके हस्ताक्षर थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की तरफ से उस पर हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने, और वर्ल्ड बैंक एज अ गारंटर था बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या वो त्याग पत्र दे देता है, चाहे वो संसद का सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो। ठीक है, अगर उसने त्याग पत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई तो फिर से इलेक्शंस होते हैं उस सीट के ऊपर में, उस पर्टिकुलर सीट पे, है ना, आपने कभी ना कभी सुना होगा। ऐसे इलेक्शंस को क्या कहा जाता है, ये स्टेट के अंदर में आया था क्वेश्चन, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। तो देखिए, अगर से फ्रेंड्स किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है और उस पर जो इलेक्शंस होते हैं उसको बोला जाता है बाय इलेक्शन, उपचुनाव। और ये क्वेश्चन जो है एस्टेट की एग्जाम के अंदर में आया था। जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं सारी सीटों के ऊपर में, उनको आम चुनाव कहा जाता है। अभी बिहार के अंदर में जो चुनाव होने वाले हैं फ्रेंड्स, वो कौन से चुनाव है, वो आम चुनाव है। ठीक है, बिहार विधानसभा के आम चुनाव। वैसे ही फ्रेंड्स जनरल इलेक्शंस होते हैं हमारी लोकसभा के लिए भी। तो लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शंस मतलब सारी सीटों के ऊपर में चुनाव, और वैसे ही जनरल इलेक्शंस विधानसभाओं पे भी होते हैं। ठीक है, तो अभी बिहार में आम चुनाव होने वाले जनरल इलेक्शंस। अगर कोई बाद में कोई बीच में चुनाव होता है, ठीक है, 1 या 2 सीटों के लिए, तो वो उपचुनाव कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे इनमें से, बताइए जल्दी से। अगर ये क्वेश्चंस करोगे तो आपके दिमाग की जो है घंटी बजेंगी, टुनटुना बजेगा और आप लोग ज्यादा कैपेबल हो पाएंगे। जितना ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे उतना दिमाग बढ़ता है। ठीक है, दिमाग एक ऐसी चीज है, इस्तेमाल करो बढ़ता जाता है। तो देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। भारत स्वतंत्र कब हुआ भाई? ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो है भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद से जो है फ्रेंड्स
26 जनवरी 1950 तक भारत लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, तो यहां पर में गवर्नर जनरल वाला पद हुआ करता था भारत में, आजाद भारत में। ठीक है, इस समय में आजादी के बाद और गणतंत्र बनने के पहले गवर्नर जनरल का पद था। हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल। कब से कब तक? ठीक है, 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 से लेकर मिड जून 21 जून 1948 तक। फिर उसके बाद से जो है सी राजगोपालाचारी बने 1948 जून 1948 से लेकर, ठीक है, 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 तक सी राजगोपालाचारी थे। तो ये दोनों के दोनों ही आजाद भारत के गवर्नर जनरल थे। ये नॉन इंडियन थे, ये इंडियन गवर्नर जनरल थे। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ई होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ये है आपका ट्रिकी क्वेश्चन। एग्जामिनर इस प्रकार से आप लोगों के जो है दिमाग की परीक्षा लेना चाहता है। कितने लोगों का सही हुआ है जल्दी से बता देंगे, या अब कम से कम समझ गए हैं आप लोगों को? ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर होने वाला है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब अगर समझ गया तो हाथ ऊपर करके बता दिए, और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आप सभी के सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने कॉलेज के ग्रुप, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप, हर जगह पे जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज आप लोगों को बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आपकी पढ़ाई 20 गुना तेज होने वाली है आज से। चलिए, तो फ्रेंड्स, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी, ये दो आजाद भारत के गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद में भारत के अंदर में क्या हुआ था? राष्ट्रपति की पोस्ट आ गई थी गवर्नर जनरल की जगह पे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में, अच्छा, लिखना चाहते हो आप लोग लिख लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, ये दो लोग थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। लिख लो, जल्दी जल्दी से लिख दो, अब कभी गलत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लिखते रहना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या फिर यूएसएसआर से ली गई थी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है यूएसएसआर, अब तो टूट गया है ये ना, ये अब रशिया इसका सबसे बड़ा पार्ट है। तो रशिया या फिर यूएसएसआर से कौन सी चीज ली गई थी इनमें से? जल्दी बताइए यहां पर में। सर ई कैसे हो सकता है? ठीक है, ई कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है, भारत स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये पहले गवर्नर जनरल थे आजादी के बाद में। फिर सी राजगोपालाचारी भी बने, तो एक ए और बी दोनों था, तो मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव दोनों साथ में दिया, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा ना आंसर में। चलिए, तो यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, 5 ईयर प्लान जो है, पंचवर्षीय योजना, ये हमने यूएसएसआर से ही ली थी कि 5-5 साल का हम लोग टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, देखो मौलिक अधिकार जो है ना, उसका मतलब होता है आपके पास में कुछ अधिकार है। आपके पास क्या अधिकार है? जीने का अधिकार है, आपके पास में इक्वेलिटी का अधिकार है, आपके पास में देश भर में कहीं पे भी भ्रमण करने का अधिकार है, आपके पास में बोलने का अधिकार है, आपके पास में जो है फ्रेंड्स अनटचेबिलिटी से प्रोटेक्शन का अधिकार है, आपके पास में कोर्ट में जाने का अधिकार है, आपके पास में अपने कोई भी धर्म को पालन करने का अधिकार है, आपके पास में जो है बाल जो श्रम है उससे बचने का अधिकार है, मानव व्यापार से बचने का अधिकार आप लोगों के पास में। इतने सारे अधिकार आप लोगों के पास में है, ये यूएसए से लिए है हमने। लेकिन क्या आपको अधिकार ही देते रहे क्या? बस आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता क्या? बनता ना। ठीक है, हमारे ओरिजिनल संविधान के अंदर में ये नहीं था, लेकिन कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये यूएसएसआर से ही हमने लिया है कि भाई यार हम अधिकार दे रहे हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे देखिए, फिर भी हमारे देश कितना जेनरस है, कितना जो है महान है हमारा देश। मौलिक अधिकार आपके ऊपर में आपको मिलेंगे, कंपलसरी है कि भाई चलो आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन कर्तव्य का पालन आप नहीं भी करोगे तो आपको ऐसा नहीं कि कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। इतना कुछ वो एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट नहीं है। ये मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन मौलिक कर्तव्य अगर आपने पालन नहीं किया तो आपको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। ठीक है, जबकि मुझे लगता है मौलिक कर्तव्य को भी कर देना चाहिए यार, थोड़ा बहुत तो भी एटलीस्ट कोर्ट में कि अधिकार मिल रहे तो कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। चलिए, तो 5 ईयर प्लान जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने यूएसएसआर से लिया था, मौलिक कर्तव्य आपने यूएसएसआर से लिया था। ए एंड सी आंसर होगा। अब क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से, फास्ट एकदम स्पीड में आंसर लिख देना है आप लोगों ने। 1000 लाइक्स के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहां पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ दी अबव, इसका आंसर होगा। अब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो ये भी बता दीजिए कि समवर्ती सूची कहां से लिए हमने? कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट, समवर्ती सूची की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है इन मुद्दों पर जो कि समवर्ती सूची में रखे गए, ऑस्ट्रेलिया से। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाएंगी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, हमारे भारत के प्रस्तावना के अंदर में है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये जो कंसेप्ट है ये कहां से लिए गए? फ्रांस के संविधान या फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य हमने, मौलिक अधिकार लिए हैं, मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिए हैं। ठीक है, यूएस संविधान की जो इवन जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के अंदर में
जो प्रस्तावना है, ठीक है, उसका खुद का कंसेप्ट जो है हमने यूएसए के संविधान से लिया था, प्रस्तावना का कंसेप्ट भी, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज है आप लोगों की जो हम लोगों ने लिया था यहां से, वो है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर संसद ने कोई कानून गलत बना दी है तो जुडिशरी उसकी जांच करेंगी, अगर वो कानून सच में गलत है तो उसको रद्द कर देंगी, ठीक है। ऐसे कई सारे कानून जुडिशरी ने रद्द भी किए हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही था इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, कितने लोगों को याद आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, कि पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देना है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, बोला कि ये नहीं चल, ई ना चल बे करके, ऐसे तरीके से उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? अब दिमाग लगाना है यहां पर, मैं आप लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल करो, जितना दिमाग का इस्तेमाल करोगे उतना दिमाग बढ़ेगा। तो क्या दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो आज? और जो बच्चा दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होगा वो ज्यादा फिट बनेगा मानसिक रूप से, और वो एग्जाम क्लियर करने वाला है। तो ये सेशन अच्छे से देखेंगे आप लोग, ध्यान से यहां पर में समझिए आप कि ये मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, और हमारे भारत में यहां पर में जो है इधर साइड में आप लोगों को पता है हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है, और यहां बीच में यहां पर मैं आपको गंगा का मैदानी इलाका, ठीक है, और यहां पर में सिंधु का मैदानी इलाका मिलेगा, पाकिस्तान तक फैला हुआ है सिंधु का मैदानी इलाका। तो गंगा सिंधु जो प्लेन है मैदानी इलाका ये यहां पर में है बीच में, तो हिमालय उनको थोड़ी, और यहाँ दक्कन का पठार यहां पर में है, दक्कन का पठार इधर में नीचे में दक्कन का पठार, तो हिमालय थोड़ी अलग करता है इन दोनों को, तो हिमालय तो आंसर हो ही नहीं सकता आप लोगों का, हिमालय आंसर नहीं हो सकता। दूसरा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सह्याद्री, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है, वेस्टर्न घाट को, प्लीज याद रखिए, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सह्याद्री किसको बोला जाता है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है, ठीक है, जैसे खौफ का दूसरा नाम बाबू भाई, पता नहीं कौन सी मूवी का डायलॉग था ये, ठीक है, वैसे ही सह्याद्री का दूसरा नाम वेस्टर्न घाट, या वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम, ठीक है, सह्याद्री। अब ये अरावली देख लेते हैं हम लोग, अरावली जो है फ्रेंड्स ये यहां पर में साइड में है, ठीक है, ये इधर साइड में, इधर में, तो ये दोनों के बीच में नहीं आ रही है अरावली, राजस्थान गुजरात हरियाणा इधर साइड में फैली हुई है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और वही मैं बात करूं आपसे विंध्या की, तो विंध्या रेंज यहां पर में है, विंध्या रेंज, ये विंध्या रेंज है ना, विंध्या। तो विंध्या रेंज बेसिकली क्या है, जो गंगा और जो आपका सिंधु का मैदानी इलाका है उसको और दक्कन के पठार को अलग करता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि जी सर ऐसे ही आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा, विंध्या पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल पीक उसको बोला जाता है, गुडविल पीक, सद्भाव जो है शिखर उसको बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखनी है आज। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप लोग, 12 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 से, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देगा। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने टारगेट, पहला टारगेट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन सभी लोगों को ये पूरा सेशन समर्पित। देखिए यहां पर मैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 73rd नंबर का जो संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1992 में, 1992 में, बिल्कुल जी, ये तो आप लोगों का अपने आप में एक क्वेश्चन है, पंचायती राज से रिलेटेड है ये, पंचायतों से एक क्वेश्चन यहां भी बन जाएगा, एक नंबर यहां मिलेगा, एक नंबर यहां मिलेगा, एक नंबर यहां मिलेगा। 73rd संविधान संशोधन के जरिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? एक नंबर यहां भी मिलेगा आपको। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये, इसको क्या बोलते हैं? 11वें नंबर की अनुसूची, 11th नंबर की। तो कितने क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों को 4 नंबर मिल गए। 5वां नंबर, 11वीं अनुसूची का आर्टिकल क्या है? तो 11वीं अनुसूची आर्टिकल नंबर 243G से गवर्न होती है, ठीक है, 243G में। अब क्वेश्चन देखिए यहां पर में 5 क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं क्वेश्चन में से। 6वें नंबर का क्वेश्चन आपका कि कितने काम हैं जो 11वें नंबर की अनुसूची है उसमें पंचायतों के काम दिए गए हैं कि पंचायत क्या क्या काम कर सकती है। पंचायत गांव में रोड कहां बनेंगे, स्ट्रीट लाइट कहां लगेंगी, स्कूल्स कहां पर में खुलेंगी, ठीक है, बाजार कहां लगेगा, कब्रिस्तान, ठीक है, जो शवाधान है वो कहां पर में बनेंगे, ये सारी और भी बहुत सारी, साफ सफाई, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो काम आपके 11वीं अनुसूची में दिए गए। और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 काम है, 29 काम, 29 विषय दिए गए हैं। और 29 ऑप्शन में आपको कहा दिया है, कहीं नहीं दिया है तो नन ऑफ दिया वो आंसर हो जाएगा। दिमाग की एक्सरसाइज ओनली विद टीचिंग परीक्षा, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा है मतलब आप लोगों की सफलता सुनिश्चित है, टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी, ठीक है, सफलता सुनिश्चित है। चलिए आंसर आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहां पर में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत के संविधान में जो 73वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था वो किस चीज से रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल नंबर 243 से लेकर कहां तक के आर्टिकल दिए गए हैं?
243 ओ तक के आर्टिकल्स। ठीक है, ये जो पंचायत वाला हमारा आर्टिकल्स है ये पार्ट नंबर 9 में रखा गया है, पार्ट नंबर 9। लेकिन शेड्यूल इसमें जो जोड़ा गया है अनुसूची वो 11वें नंबर की है, 11वें नंबर की अनुसूची। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 11वें नंबर की अनुसूची में 29 विषय है, 29 विषय, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। चलिए आगे बढ़े हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये चूना पत्थर लाइमस्टोन किस चीज का उदाहरण है ये आप लोगों को बताना है। सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, वोल्केनिक रॉक, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, इसका एग्जांपल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन एक प्रकार का आप लोगों का सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? बहुत सालों तक, ठीक है, जो छोटे छोटे कण मौसम की वजह से, वेदरिंग की वजह से टूटते हैं, फिर उनकी लेयर बाय लेयर बनती जाती है, उनके ऊपर में दबाव पड़ता है, ठीक है, फिर लेयर बनती जाती है। इसको बोला जाता है, जो लेयर्स में, ठीक है, लेयर्स के अंदर में होते हैं ऐसे जो चट्टाने होती है उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। लाइमस्टोन एक प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक का, अवसादी चट्टान का एग्जांपल है। ठीक है, कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक भी इसको बोल सकते हैं। कार्बोनेट, इसके अंदर में कार्बोनेट पाए जाते हैं, इस वजह से कार्बोनेटेड इसको बोला जाता है। ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स। और लाइमस्टोन के ऊपर में मान लो कि आपने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, ठीक है, इसके ऊपर में बहुत ज्यादा हीट डाली, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रेशर डाला आपने, ठीक है, तो पता है ये क्या बन जाएगा? ये रूपांतरित, कायांतरित चट्टान हो जाएगा मार्बल के अंदर में, मार्बल। तो मार्बल या फिर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स संगमरमर जो है वो लाइमस्टोन से ही कन्वर्ट होकर बनता है। और मार्बल जो है एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लाइमस्टोन क्या है? अपने आप में एक अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन अगर इस पे हीट और प्रेशर डाला जाए तो वो क्या बन जाएगा? मार्बल बन जाएगा। तो संगमरमर का कोई एग्जांपल बताओ मुझे जल्दी से, आप लोग कमेंट के अंदर में बताइए। अरे संगमरमर का एग्जांपल बताइए जल्दी से, कहीं पे देखा है आप लोगों ने, सुना तो होगा। प्यार की निशानी, ताजमहल, ओके, मरने के बाद उसने बनाया था, खुशी में बनाया था कि दुख में, पता नहीं, अब मतलब पता नहीं, शायद हो सकता है कि चल भाई, मतलब अब जो भी बनते जोक्स, अब मेरे पास में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो है नहीं, आप लोगों के पास में होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में ताजमहल जो है उसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। अब जो संगमरमर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मार्बल जो है वो एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जब भी ताजमहल देखने जाओ, मार्बल दिखेगा आपको, ठीक है, तो उसको बताना कि तू पिछले जन्म में, मतलब पहले जो तू है क्या हुआ करता था? लाइमस्टोन हुआ करता था, चूना पत्थर हुआ करता था, तेरे ऊपर में बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ा, इस वजह से तू रूपांतरित होकर मार्बल बन गया। ठीक है, तो उसको भी पढ़ा के आना आप लोगों ने। ठीक है, आदित्य झा बोल रहे सर वो खुशी में ही बनाया होगा पक्का। आदित्य को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स, ये दो पुस्तकों के लेखक है? ठीक है, द इंडिया वे। अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये अभी फिलहाल में हमारे भारत के विदेश मंत्री है। ठीक है, उनकी ये दो पुस्तक, ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? द इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स, ये दो पुस्तकें किसकी रचना है? तो ये रचना है हमारे, ठीक है, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना परसेंट लोगों ने आंसर दिया था इसका? केवल 37% लोगों ने। अब आंसर बढ़ रहा है यहाँ पर, मैं जब मैंने बता दिया इसको, तो कमेंट के अंदर में भी आंसर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, एस जयशंकर, तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आजकल इनको जो है काफी सारे लोग बोलते हैं कि ग्लिटरी आईज, इनके कई सारे वो बनती है ना, मैं अंधा नहीं कर रहा इनको, ठीक है, इनकी ऐसे वाली रील्स आप लोगों ने देखी है कि बहुत सारी रील्स वगैरह या शॉर्ट्स वगैरह आते हैं इनके, जिसके आंखों के अंदर में वो चमक टाइप का लगा देते हैं लोग। ठीक है, फिर बाद में संसद में इनका बहुत मजाक भी बना था इस चीज को लेकर कि इस तरीके की रील्स आपकी बनती है। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री है हमारे भारत के ये। ठीक है, इन्होंने इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स, ये दो पुस्तकें लिखी है, द इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स, ये दोनों के दोनों पुस्तकें। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मैं प्रैक्टिस करवा करवा के आपको याद करवा दूंगा। और आज हम आपके लिए जो है फ्रेंड्स जो फीचर्स लेकर आ रहे हैं, उनमें से दो फीचर्स ऐसे हैं जो आप लोगों के याद रखने की क्षमता को 20 गुना बढ़ा देंगे। तो 20 टाइम्स बढ़ाना चाहते हो आप लोग? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि 20 गुना बढ़ जाए आपकी पढ़ने की क्षमता, 20 गुना आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाए, आप 20 गुना आप जो है आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओ?
20 गुना चांसेस बढ़ जाए कि आप लोग जो है टॉप रैंक के अंदर में आ जाओ। कितने लोग चाहते हैं, हाथ ऊपर करके बताइए मुझे, मैं देखना चाहता हूं यहां पर में कितने लोग हैं एक्टिवली जो एक्साइटेड है इन सारी चीजों के लिए, दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ये फीचर्स। तो वेट करिए, आज आपके लिए करूंगा, तो लाइव जरूर रहना है, आप लोगों ने जुड़े रहना है, ठीक है। आपको सारे के सारे फीचर्स बताऊंगा, क्योंकि जो अर्ली उसका यूज करने वाले लोग रहेंगे उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए भारत की अंतरिम सरकार कब बनी थी? ये सितंबर 1946 में, टू बी स्पेसिफिक 2 सितंबर 1946 में बनी थी। 2 सितंबर 1946 में ये अंतरिम सरकार बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब ट्रायल बॉल टाइप का था ये, अंग्रेजों के समय में एक सरकार टाइप का बना के दिया था हमको, भारतीय लोगों को धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरित कर रहे थे वो। तो गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास में था? तो हमारे भारत के गृह मंत्री कौन थे उसके अंदर में, ठीक है। तो गृह मंत्रालय किसके पास दिया गया था? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ठीक है, लेकिन यहां तो दी नहीं है वो, तो आंसर यहां पर में हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। एग्जाम लायक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप इस सेशन को शेयर करते रहेंगे। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया बता देंगे, क्योंकि 1500 की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो कौन से मंत्री थे? लियाकत अली, जॉन मित्थाई, ठीक है, जगजीवन बाबू जीवन राम। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की हुई है, प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधित जितने मामले थे उनके मंत्री, उसका मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा था। गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रक्षा करनी है तो बल की जरूरत होती है, तो बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, बल की जरूरत होती है, ठीक है। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय जो है जॉन मथाई को दिया गया था। श्रम मंत्रालय, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री बाबू जगजीवन राम को, ठीक है, इनका नाम से लगता है बेचारे कितने श्रमिक इंसान होंगे, श्रम करने वाले मेहनती इंसान होंगे, श्रमिक बाबू जगजीवन राम बिहार से थे। खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है फ्रेंड्स ये राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। पहली इवन आजाद भारत में भी उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था और पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी हमारे भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सचिव कौन थे ये बताना है आप लोगों ने, बताइए जल्दी जल्दी से। संविधान सभा के सचिव, तो संविधान सभा हमारे भारत की, ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? ठीक है, इसका गठन किया गया था फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1946 में। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इसकी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर को, और पहली मीटिंग, गठन का मतलब होता है कि नोटिफाई कर दिया कि भाई ये मेंबर है। फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की। संविधान सभा के सचिव कौन थे? सचिव का काम होता है सारी चीजों को मैनेज करना, सेक्रेटरी, ठीक है, जो हर चीज देख रहा है कि प्रॉपरली हो रही हो सारी चीजें। तो HVR अय्यंगर इसके सचिव थे, HVR अय्यंगर, ठीक है। BN राव सलाहकार थे, सलाहकार, ओके, एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर, ठीक है। HVR अय्यंगर संविधान सभा के सचिव थे। प्लीज ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे लोग इसके अंदर में जो उल्टा पुल्टा कर देते हैं, या फिर उनको लगता है BN राव ही सब कुछ थे। नहीं, BN राव जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये संविधान सभा के सलाहकार थे और HVR अय्यंगर सचिव थे। ये दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको प्लीज याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। और अगर आपसे बोला जाए कि गठन कब हुआ था, ठीक है, संविधान सभा का गठन, तो वो हुआ था 6 दिसंबर को। इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। पहली मीटिंग के अंदर में अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, ठीक है, वो टेम्पररी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में परमानेंट अध्यक्ष कौन बन गए ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। परमानेंट अध्यक्ष, संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष सभी लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, ओके। सेकंड बैठक कब हुई? सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन दूसरे नंबर की मीटिंग के अंदर में हुआ था, सेकंड डे, ठीक है। एक दिन बीच में छुट्टी थी, ठीक है। ये बढ़िया है यार इनका, एक दिन काम किया, दूसरे दिन छुट्टी, फिर तीसरे दिन आए, फिर चौथे दिन छुट्टी, 12 तारीख को छुट्टी, फिर 13 तारीख को मिले थे। 13 तारीख का भी इतिहास अपना है, वो मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस के अंदर में, मैंने पेड क्लास में पूरा डिटेल में बताया उसको। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी ये 2 संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। मतलब राजेंद्र प्रसाद जी अगर अवेलेबल नहीं है तो उनके जगह पे HC मुखर्जी बैठेंगे चेयर पे, अगर HC मुखर्जी भी अवेलेबल नहीं है तो VT कृष्णमाचारी बैठेंगे चेयर पे, ये इसका मतलब था, ठीक है।
बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार और एच वी आर अयंगर संविधान सभा के सेक्रेटरी। प्लीज लिखिए, जितना आप लोग लिख सकते हो कमेंट के अंदर में लिखिए, क्योंकि एक एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को याद करने के लिए रामबाण इलाज जो है टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए लेकर आया है। आपके तैयारी को 20 गुना बेहतर बनाने के लिए, इन सारी चीजों को याद रखने के लिए कुछ फीचर्स है, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में देखने के लिए मिलेंगी। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिखाऊंगा, तो जो अर्ली स्टार्टर रहेंगे उनका फायदा होने वाला है, ये याद रखिए आप लोग। नाउ संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, चलो अब आप लोग बताओ जल्दी से। सपनों वाली क्लास में आपने पढ़ाया था सर, देखिए यहां पर मैं बच्चों ने बताया भी है, सपनों वाली क्लास के अंदर में पढ़ा था। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन से, उनका देखिए फायदा कितना ज्यादा हो रहा है, उनको याद हो जा रही है चीजें। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, एक तो थे एच सी मुखर्जी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे थे वीटी कृष्णमाचारी। ओके, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे, बी एन राव जो है वो सलाहकार थे संविधान सभा के, ठीक है, एच वी आर अयंगर सचिव थे, संविधान सभा के सचिव, और बी एन राव सलाहकार। तो ऐसे आप लोगों ने बार बार रिवाइज करते हुए इसको याद करते रहना है। केवल 5 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से, 5, केवल 5। तो जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी। अब देखिए फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध लड़े गए। एक युद्ध लड़ा गया था आपका 1539 के अंदर में, और एक लड़ा गया 1540 में, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड, 2 युद्ध हुए थे, मैंने आप लोगों को बताया। पहला जो युद्ध था वो था चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा, ये हुआ था 1539 में। इसमें भी शेरशाह सूरी ही जीता था। और सेकंड नंबर का जो हुआ था वो हुआ था कन्नौज के अंदर में, कन्नौज। तो बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये भी शेरशाह सूरी ही जीता था, और हुमायूं को उसने हटा दिया था आगरा से, और वो उसको भागना पड़ा था हुमायूं को, ठीक है। तो वो ईरान चला गया था हुमायूं समय के लिए। 14 साल तक, 15 साल तक लगभग वो फिर निर्वासन के जीवन में रहा, बाहर घूमता रहा हुमायूं, ठीक है। फिर अपनी सेना उसने इकट्ठा की और वापस आया था फिर। तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी थी, तो 1540 के अंदर में, ये याद रखना है। अगर यहीं पे चौसा की लड़ाई कब लड़ी थी ये क्वेश्चन आ जाता, तो आंसर क्या लगाते आप लोग, बताओ। चौसा की लड़ाई। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, हुमायूं जो है वो 1555 के अंदर में वापस आ गया था, 1555 में वापस आ गया, उसने वापस से अपनी गद्दी हासिल कर ली थी, क्योंकि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। मृत्यु कालिंजर के किले के अंदर में 1545 के अंदर में बम जो था ना, वो जो अस्त्रगाह था, वो बम वगैरह का निरीक्षण करने गया था, चेकिंग करने के लिए, एक बम फटाक से फुट गया, ठीक है, तो चोट लग गई उसको बहुत जोर से, तो कालिंजर के किले में उसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। 10 साल तक उसके जो वंशज है वो शासन करते रहे। हुमायूं जो है मौका देखकर 1555 के अंदर में वापस आ गया, लेकिन 1556 के अंदर तुम्हारे भाई जो था ये हुमायूं, ठीक है, इसको बहुत बुरी लत थी अफीम की, अफीमची था ये, ठीक है। तो 1556 के अंदर में ये सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो बेवक्त मृत्यु हो गई थी। अब वक्त तो होता नहीं है वैसे मृत्यु का, ऐसा तो है नहीं लिखा हुआ कि भाई तुम्हारी इतनी वैलिडिटी है, वैलिडिटी के पहले खत्म हो गया तुम्हारा रिचार्ज, लेकिन फिर भी अब मर गया। उस समय उसको नहीं था, उसने कोई अपनी बायोग्राफी वगैरह लिखी नहीं थी। तो हुमायूं नामा नाम से उसकी एक बायोग्राफी, हुमायूं नामा नाम से एक बायोग्राफी, वो उसकी बहन ने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम जो थी उन्होंने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, इसका असली नाम फरीद था, ये भी याद रख लिया आप लोगों ने, फरीद नाम था, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, तो फरीद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो बहुत सारी चीजों से, तो आज सेशन को जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज स्पेशली पूरी टीम, हर एक पर्सन ने आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किया है। अभी थोड़ी देर में आप लोगों के लिए बहुत सारे फीचर्स की अनाउंसमेंट करने वाला हूं, और जो अर्ली स्टार्टर्स होंगे उनको कमाने का भी मौका मिलने वाला है। आप अर्निंग, आप लोगों को एक तरीके से समझ लीजिए जॉब मिल रही है, ठीक है। आप अपने पढ़ाई करते करते जो है अर्निंग कर सकते हो। कैसे करेंगे, क्या होगा, सारी चीजें अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो स्टार्टर, अर्ली स्टार्टर रहेंगे उनको ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मैं भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है, तो भारतीय कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है फ्रेंड्स यहां पर में, ठीक है,
शून्यकाल का अर्थ होता है कि जहां पर में इमीडिएट जो इंपॉर्टेंट वाले मुद्दे हैं, ठीक है, उनको उठाया जा सकता है 0 आवर के अंदर में। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं अभी अर्जेंटली जिनको उठाना है, एक होता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। क्वेश्चन आवर जो है फ्रेंड्स, उसके अंदर में क्या होता है आपका, ठीक है, क्वेश्चन आवर के अंदर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। पहला घंटा हमेशा क्वेश्चन आवर होगा संसद का, लेकिन क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद वाला जो होता है, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद, ठीक बाद का जो समय होता है, ठीक है, उसको शून्यकाल बोला जाता है। और उसके अंदर में इंपॉर्टेंट वाले मुद्दे उठाए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा होती है, उसमें सवाल जवाब नहीं होता, उसमें चर्चा होती है, ठीक है। तो पहला घंटा हमेशा क्या होगा, फर्स्ट आवर हमेशा क्वेश्चन आवर होगा। क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद जो होता है वो 0 आवर होता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसमें तारांकित जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर में चर्चा की जाती है, ठीक है। और ये जो 0 आवर का कंसेप्ट है, ये हमारे संविधान, हमारे संसद में पहले से नहीं था प्रथा के अंदर में। ये शून्यकाल का कंसेप्ट 1962 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पहले केवल क्वेश्चन आवर का कंसेप्ट था कि क्वेश्चन आवर होगा, लेकिन क्वेश्चन आवर के बाद में 0 आवर या शून्यकाल भी आएगा, ये 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और उस समय में जो है प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो चाहते थे कि संसद को और पावरफुल बनाया जाए, वो चाहते थे कि सांसदों को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, सवाल जवाब पूछने की प्रथा को वो आगे बढ़ावा देना चाहते थे। क्या आजकल की जो हमारी सरकारें होती है वो ऐसा करती है? क्या आजकल की सरकारें जो है, आप लोग जो हमारे सांसद है उन लोगों को ये प्रोत्साहित करती है कि आप इंपॉर्टेंट वाले मुद्दे उठाइए, या फिर आप सिर्फ गुणगान करते रहिए? और किसी भी राज्य की देख लीजिए आप, राज्य की विधानसभाओं में, केंद्र में देख लीजिए, किसी भी पार्टी की हो, चाहे पिछली वाली थी सरकारें या अभी वाली, आजकल वो उनमें वो रहा ही नहीं वो चीज। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक दूरदर्शी सोच थी, उन्होंने बोला कि नहीं यार, सरकार उनको वहां पर में मौका मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा है सरकार के जहन में नहीं है तो उसको उठाने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो 1962 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। नाउ एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, लोकसभा बोलिए या फिर संसद के कितने सत्र होते हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में स्पीड में आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, और मुझे खुशी भी हो रही है कि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हो। तो ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, आप वो बच्चे हो जिनका नाम न्यूज़पेपर में, टीचिंग परीक्षा जब वो पब्लिश करेगा ना आप लोगों के रिजल्ट के बाद में, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, तो वैसे आप लोगों का इतने रिजल्ट इतने होना चाहिए कि भाई पेजेस भर जाए लेकिन नाम खत्म ना हो। तो आप वो बच्चे हो जो लोग यहाँ पर में इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो लोग बच्चे यहाँ पर में कमेंट में आंसर कर रहे हैं। देखिए, तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के अंदर में जो सबसे पहला सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, ठीक है, बजट सेशन फरवरी मई के महीने में होता है, ये फरवरी से लेकर मई के महीने तक, बीच में थोड़ा सा गैप भी आता है। मॉनसून सेशन होता है आप लोगों का, ठीक है, जुलाई सितंबर में मॉनसून जब सीजन चल रहा होता है उस समय में। और एक होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है, नवंबर से मिड दिसंबर में चलता है, सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि किसी भी हमारे भारत के संसद के सेशन के 2 सेशन के बीच में कितने समय से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता? कोई बता सकता है मुझे? ये अपने आप में क्वेश्चन है। अगर एक सेशन खत्म हुआ है और दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है तो उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप मतलब अगर हम 6 महीने का भी पकड़े तो कम से कम 2 सेशंस तो होंगे ही होंगे साल में। बट अभी फिलहाल में ऑन अ सेफर साइड 3 सेशन होते हैं हमारे। लेकिन अगर संविधान में ये लिख ही दिया गया डायरेक्टली कि 2 सेशंस के बीच में कम से कम मैक्स टू मैक्स 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्रपति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आर्टिकल नंबर 108 जो है ये ज्वाइंट सिटिंग की भी बात करता है, ठीक है, संयुक्त सत्र प्रदान करने की बात करता है। संयुक्त सत्र का मतलब लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठेंगी, लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठेंगी और साथ में मिलकर वो बिल के ऊपर चर्चा करके उसको पास करवाने की कोशिश करेंगी। आर्टिकल नंबर 108 में दिया है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत ज्वाइंट सेशन, संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है उसकी? संयुक्त सेशन, लोकसभा के भी सदस्य आ गए, राज्यसभा के भी सदस्य आ गए, अब उनकी मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? क्या राष्ट्रपति खुद आके करेंगे अध्यक्षता? वहां पर में ऑर्डर सब लोग बैठो भाई, बैठो बैठो, शांत हो जाओ क्या राष्ट्रपति करेंगे? नहीं, वो अध्यक्षता करता है लोकसभा का जो स्पीकर होगा, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर में राज्यसभा का जो उपसभापति है वो करेगा, सभापति नहीं, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता ज्वाइंट सेशन की। इसी वजह से अगर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली राज्यसभा का उपसभापति के ऊपर में बात चली जाएगी। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करता, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 20 गुना तैयारी, 20 गुना फास्ट लर्निंग के लिए क्या आप लोग तैयार हो? ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हो? इतने सारे आपके लिए फीचर्स जो आपको बाकी सभी लोगों से अलग बना देंगे, ऐसे फीचर्स जो आप लोग आज से स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखेंगे कि अगले 20 से 25 दिन के अंदर में आपको अपने अंदर में फर्क देखने के लिए मिलेगा। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अपने अंदर में कुछ बदलाव देखोगे, अपना बेहतर वर्जन बनोगे। तो अगर ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड, थोड़ी देर के अंदर में मैं आपको बताऊंगा ये सारी की सारी चीजें। बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर करके भी बता रहे हैं, मतलब ये इंटरेस्टेड बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनके अंदर में बदलाव आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? एक चीज मुझे बताओ, रैंक बूस्टर सेशन चल रहा है हमारा पेड क्लास में, कितने बच्चे रैंक बूस्टर सेशंस के अंदर में एनरोल है? क्या रैंक बूस्टर जो पेड बच्चे उनके लिए तो फ्री है बिल्कुल, ठीक है, पेड क्लास के जो बच्चे हैं अलग से भी आप ले सकते हो, लेकिन पेड वालों के लिए फ्री है। तो रैंक बूस्टर सेशन जितने बच्चे कर रहे हैं वो हाथ ऊपर करके जल्दी देखिए कितने सारे बच्चे कर रहे हैं, हाथ ऊपर करके दिखाया भी जा रहा है। ठीक है, ये बच्चे हैं जो पेड क्लास में एनरोल्ड है और रैंक बूस्टर कर रहे हैं। आपको सीमा वाले जो प्रश्न है कितने प्रोवाइड किए हमने पेड क्लास में? सीमा वाले 5 क्वेश्चन, 6, 7, 10 की होंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे चलो ना आपका ना मेरा 15 क्वेश्चन, चलो थोड़ा और बढ़ा देते, 20 क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है, 50 सिर्फ सीमा वाले क्वेश्चंस। ये इस तरीके की हर एक जो प्रश्न बन सकता है 50 क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं यहां पर में 50 क्वेश्चंस। तो ये है टीचिंग परीक्षा का पावर आपको आगे बढ़ाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार यहां पर में है, यहां से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है ये देखना है आप लोगों ने। ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, नागालैंड सीमा साझा करता है, मणिपुर और मिजोरम। सिक्किम जो है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए सिक्किम ये कैसे करेगा, आप खुद सोचिए ना, मैप थोड़ा सा दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए आप लोगों के। म्यांमार इधर है, सिक्किम इधर है, ठीक है, ये कैसे करेगा? दूर है बहुत ज्यादा। तो आप जो है एजुकेटेड गेस लगाकर आंसर लगा सकते थे इसमें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो रैंक बूस्टर है उसके अंदर में भी हम लोग करेंगे। तो जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं नीचे में नंबर चल रहा है फ्रेंड्स, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। एईडीओ का भी कोर्सेस आपका लॉन्च हो चुका है। एईडीओ के अंदर में अधिकारी बनने का मौका है आपके पास में। ठीक है, बच्चों का इतना बढ़िया फीडबैक जो मिला है, 1.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास में मौका है, आज ही जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। भारत स्वतंत्र कब हुआ भाई? भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। ठीक है, उस समय में अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 के मेरठ अधिवेशन के अंदर में, ठीक है, आचार्य कृपलानी जो थे, ठीक है, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और वही अध्यक्ष थे। 1947 में कोई चुनाव हुआ नहीं, 1948 तक वही थे। फिर 1948 के सेशन के अंदर में पत्ताबी सीतारमैया अध्यक्ष बनते हैं। पत्ताबी सीतारमैया ये वही है जो सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए थे। ठीक है, कब हारे थे? 1939 के त्रिपुरी सेशन के अंदर में। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों का जेबी कृपलानी नहीं दिया है भाई। टीचिंग परीक्षा एग्जामिनर से भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस। ठीक है, कितने लोगों को लग रहा है आज के क्वेश्चंस के अंदर में कि रियल आप लोगों की परीक्षा हो रही है? कितने लोगों को लग रहा है? इतना ई तो एग्जामिनर भी नहीं देता। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये जरूरी है। ठीक है, जंग के मैदान में खून बहाने से अच्छा है अपना खुद का खून बह जाए, उससे अच्छा है उसकी तैयारी में पसीना बहा लिया जाए। जो बच्चा इस चीज को समझ गया वो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। वो बच्चा क्या करेगा? इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना पसीना बहाएगा। यहां पर पसीना बहाने का मतलब एक्चुअल में पसीना बहाना नहीं है, इतनी मेहनत करेगा, अपने आप को इतना मजबूत बनाएगा कि जंग के मैदान में, मतलब एग्जाम के अंदर में जो है उसको कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में वो फेल ना हो, एग्जाम के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो जंग के मैदान में अपना खून बहाने से अच्छा है कि उसकी तैयारी में आज पसीना बहा लिया जाए। क्या उसके लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट के अंदर में मेरे को बताओ, यस वी आर रेडी सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, नाउ ये देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है इसकी पूरी लिस्ट आप लोगों को दी गई है, आगे में भी आप लोगों को सारा प्रोवाइड कर दूंगा। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी। आचार्य जेबी कृपलानी जो है फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट थे 1947 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। निम्नलिखित में से अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ठीक है, अवध के अंतिम नवाब। ठीक है, तो अवध कहां पड़ता है भाई?
तो देखिए, अगर मान लो ये हमारा प्यारा सा भारत है, तो ये उत्तर प्रदेश का अगर ये इलाका मान लूं मैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में ये इधर लखनऊ और उसके आसपास वाला जो इलाका है उसको अवध क्षेत्र कहा जाता है। अवध के अंतिम नवाब नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह, उनकी वाइफ का नाम था, ठीक है, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत। अब ऐसा नहीं है कि मैं उनकी वाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर कि डायरेक्ट उनकी वाइफ के ऊपर में चले गए आप, उनकी वाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है आपको। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कि मतलब वो एक्चुअल में उनकी वाइफ जो है वो लखनऊ से लड़ रही थी 1857 के विद्रोह के अंदर में, ये लड़ रही थी, इनका बेटा भी था। ठीक है, नहीं तो बोलोगे कि सर डायरेक्ट वाइफ का नाम याद है आपको। वाजिद अली शाह की वाइफ थी बेगम हजरत महल। ठीक है, और वो लड़ाई लड़ रही थी 1857 में लखनऊ से। ठीक है, बिरजिश कादर उनके लड़के का नाम था, दोनों की बेटा जो था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको गद्दी से हटा दिया था अंग्रेजों ने, बोला कि मिस मैनेजमेंट हो रहा है। ओके, तो मिस मैनेजमेंट हो रहा है करके ये बोलकर उनको गद्दी से हटा दिया और अवध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले, ठीक है, बहुत पास में हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा क्लोज, वी आर वेरी 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 क्लोज टू अवर फीचर अनाउंसमेंट्स। ठीक है, तो कितने लोग एक्साइटेड है मुझे बताएंगे आप लोग। तो तैयार रहिए, दिल थाम के बैठे रहिए आप लोग। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाला समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कौन से तारीख को हुए थे? ठीक है, तो पुर्तगाली शासन, देखिए फ्रेंड्स, पुर्तगाली शासन भारत में कब स्टार्ट हुआ था? पुर्तगाल क्या है, एक देश है यूरोप के अंदर में। ठीक है, वहां से तुम्हारे मामा का लड़का आया था वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 के अंदर में। बाद में उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग इलाकों पे कब्जा कर लिया। गोवा और दमन एंड दीव के ऊपर में उनका मेन कब्जा था, गोवा दमन एंड दीव वगैरह के ऊपर में। अंग्रेजों ने तो हमारी आजादी दे दी थी, लेकिन ये लोग देने के लिए तैयार नहीं थे। तो पुर्तगाली शासन जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में गोवा और दमन एंड दीव यहाँ पर में जो है शासित था। अंग्रेजों ने आजादी दे दी, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं थे, सफेद मुंह है। ठीक है, बहुत कोशिश की हम लोगों ने, उनको समझाया, देख पुर्तू चले जाए यहाँ से, वो ब्रिटिशर्स चले गए हैं। ठीक है, उनकी हम लोगों ने बहुत जो है उनको नानी याद दिला दी, तुम्हारे को दादी याद दिला देंगे। जाने को तैयार नहीं, बोले नहीं हम नहीं जा रहे करके। वो लोग गए तो गए, क्या हम भी मतलब उनके साथ साथ चले जाएंगे क्या? फिर हमको आया गुस्सा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय में प्रधानमंत्री थे, उनको आया गुस्सा, वो बोले इसकी भैंस का अंडा मारू। ठीक है, यहाँ पर में सब पूरा भारत हो गया और यहाँ पर में गोवा दमन एंड दीव को छोड़ नहीं रहे वो लोग। ठीक है, बातचीत की, सब कुछ करके देख लिया, कोई नतीजा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन विजय चलाया, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। और डायरेक्टली जो है फ्रेंड्स अपनी मिलिट्री भेज दी गोवा में दमन एंड दीव के अंदर में। वो डर गया। ठीक है, सिल्वा जो था वो डर गया। सिल्वा लंबा चौड़ा सा नाम है उसका। ठीक है, उसका नाम था मैनुअल एंटोनियो बसाल्वी ई सिल्वा नाम था उसका। अब आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिल्वा याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैनुअल एंटोनियो बसाल्वी ई सिल्वा, बढ़िया लंबा चौड़ा सा नाम। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने अपने लिए, आप लोगों के लिए सिल्वा आप लोग याद रख लीजिए बस। ओके, तो उसने क्या किया, वो डर गया भाई, डर गया, इतने दूर से पुर्तगाली लोग आ भी नहीं रहे, कल मुहे मदद नहीं, सफेद मुहे मदद करने के लिए। तो उसने क्या किया फ्रेंड्स, आखिरकार बोला भाई मैं हस्ताक्षर करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। ठीक है, उसने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से गोवा दमन और दीव भारत का अभिन्न अंग बन गए। ठीक है, ऑपरेशन विजय। तो गोवा को हासिल, गोवा दमन और दीव को हासिल करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय हमने चलाया था। ऑपरेशन विजय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन विजय गोवा को आजाद कराने के लिए। ठीक है, तो 450 सालों का जो उनका शासन था वो इस तरीके से खत्म हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो 19 दिसंबर 1961 की वो बात है जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन हुआ था। ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ओरिजिनल फोटो है उसकी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। ठीक है, साइन किया था सिल्वा ने। ठीक है, उसका नाम मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा नाम था। आप लोग सिल्वा नाम रख लेंगे, याद तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में काम का बंटवारा करता है?
भारत का संविधान का अनुच्छेद न्यायपालिका को अलग करता है, बताइए यहाँ पर में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं समय मांगा तो पूरा का पूरा पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर में डिटेल में जाके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 क्या बोलता है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 बोलता है आप लोगों को, ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 बोलता है कि ये भी सेम, ये भी सेम, तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? समान नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर 44 के अंदर में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 के अंदर में, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 48 कहता है कि अगर 4 बीज डालोगे तो वो 8 हो जाएंगे। ठीक है, 4 मुर्गे मुर्गियां पालोगे तो वो 8 हो जाएंगी। कैसे होंगी वो आपको पता है। ठीक है, अंडे वगैरह देकर जो भी है। ठीक है, तो यहां पर में आपको याद रखना है कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है। पशुपालन जो है उसको बढ़ावा देना है, कृषि और पशुपालन को, आर्टिकल नंबर 48 कहता है। आर्टिकल नंबर 40 जो है फ्रेंड्स ये पंचायत से डील करता है कि जब भी हमारे भारत में व्यवस्था हो तो पंचायती राज लागू करना है। और आखिर में आपको पता ही है 1992 में पंचायती राज लागू कर दिया हमने। तो ये सारे के सारे डीपीएसपी के आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या ये कंपलसरी होते हैं? नहीं, जब जब सरकार को लगे कि सही समय आया है तब तब उसको लागू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 40 1992 में जाकर उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब बात बच जाती है दो। ठीक है, 55 यहां पर 50 जो है फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, काम का बंटवारा 50-50। आप मान लो कि आप 2 बहनें हो, ठीक है, सीता और गीता। अब आपकी मम्मी ने काम दे दिया कि पूरा काम अब तुम दोनों को संभालना है, मैं हो गए अब जिंदगी भर, तुमको पालो, तुम्हारे पप्पा को पालो, तुम्हारे दादा दादी को पालो, ठीक है, घर का काम करो, ये करो, अब तुम दोनों चलो सीता गीता तुम लोग काम करो अब सारा का सारा। तो काम क्या करेंगे? 50-50 बांट दिया, 50-50 मतलब आधा आधा, है ना। तो बस वही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में काम का बंटवारा कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 50। याद रखने के लिए बस, और कुछ ही नहीं है। उन्होंने ये सोच के नहीं बताया कि दानी सर ऐसे पढ़ाएंगे करके, याद रखने के लिए। ठीक है, ट्रिक्स जबरदस्त होती है। चलो थैंक यू वेरी मच। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आर्टिकल नंबर 51। अब मान लो कि आप 51 साल के हो गए, आधे से ज्यादा जिंदगी आपने जी ली, 50 साल आपका पूरा हो गया, 51 साल के हो गए। अब आप क्या चाहोगे? अब आप चाहोगे कि शांति के साथ जीना। ठीक है, शांति के साथ आप जीना चाहोगे तो विश्व शांति लेकर आएंगे। शांति को लो और विश्व भ्रमण पर निकल जाओ। ठीक है, चलिए, तो शांति मतलब विश्व में शांति लाने की, पीस प्रोस्पेरिटी लाने की कोशिश करेंगे हम लोग दुनिया भर के अंदर में। तो 51 साल का इंसान हो गया अभी, अब क्या ही करेगा वो? बोले अब शांति के साथ जियो मस्त पे की जीवन अपना, है ना। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 51 देखो, सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, 3400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी लोग एक बार दबा के लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। मैंने बहुत देर हो गई देखा नहीं यहाँ पर में कितने लाइक्स हुए हैं। ठीक है, तो 2375, बहुत नाइंसाफी है ये, बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, तो यहाँ पर में 3000 लाइक्स हो जाने चाहिए थे अब तक, जितनी एनर्जी मैंने डाली हुई है। हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से। ओके, सारे आर्टिकल्स डीपीएसपी के हैं। डीपीएसपी जल्दी जल्दी से बताओ मुझे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसका भाग नंबर क्या है, पार्ट नंबर जल्दी बताएंगे आप लोग। ठीक है, कौन से देश से उधार लिया गया है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं वो आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक के आर्टिकल्स दिए गए इसके अंदर में। मैंने सारे आर्टिकल्स पेड क्लास में पढ़ाए हैं, एक एक आर्टिकल पढ़ाया है आप लोगों को 36 से 51 तक का, और याद करवाया आपको ट्रिक के साथ में। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए। एईडीओ के कोर्स के अंदर में मैं पूरा डिटेल के अंदर में जो है 1.5 लाख जो क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके क्वेश्चन के साथ पढ़ाने वाला हूं। तो एईडीओ का कोर्स है आपका, उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो, ताकि आप लोगों की आप ऑफिसर जो है बनना, अधिकारी बनने के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आज ही जुड़ जाइएगा एईडीओ के कोर्स के साथ में, क्योंकि उसमें बहुत मजा आने वाली है पढ़ाने में आप लोगों को। नाउ देखिए फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों का डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है हमने, भाग नंबर 4 में दिया गया है, और आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है, आयरलैंड के संविधान से। आपको पता है पंडित आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको नोवल फीचर कहा था। नोवल फीचर, नोवल फीचर, नवाचार। हमारे भारत का ये नवाचार है। वैसे हमने आयरलैंड से उधार लिया है इसको, लेकिन फिर इसको नवाचार क्यों कहा? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द ग्रेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या इस बारे में पता नहीं था कि हमने आयरलैंड से उधार लिया है? पता था। उन्होंने फिर भी इसको नवाचार क्यों कहा? कोई बता सकता है मुझे यहां पर में? नवाचार इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर में जो हमने ये कंसेप्ट लिया है आयरलैंड से, लेकिन इसके अंदर में जो चीजें लिखी गई है वो हमारी है, वो हमारे देश के हिसाब से है। तो ये नोबल फीचर था, नोबल नहीं है, नोबल नहीं। नोबल का मतलब होता है
पवित्र टाइप का कुछ नोबल वाला, लेकिन नोवल नवाचार, ठीक है, ये याद रखना, नोवल फीचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा मेहता को पहचानते क्या आप लोग? ठीक है, ये तारक मेहता की कोई लगती नहीं थी, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्रीमती उषा मेहता, उनको किस चीज के लिए जाना जाता था? क्या काम किया था उन्होंने? क्या उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद की थी अंतरिम सरकार बनाने में? अंतरिम सरकार बनी कब थी? 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। क्या उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? नहीं। सुचित ये उषा मेहता नहीं गई थी कांग्रेस की तरफ से, और भारत की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो है फ्रेंड्स बेसिकली सरोजनी नायडू गई थी, और भी महिलाएं थी लेकिन सरोजनी नायडू गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने जो है सीक्रेट रेडियो चलाया था कांग्रेस का, कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में सीक्रेट रेडियो चलाया था, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुप्त रेडियो चलाया था, आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की थी। राम मनोहर लोहिया जैसे जो सोशलिस्ट लीडर्स हुए, उन्होंने भी इनकी मदद की थी, ठीक है। तो 14 अगस्त 1942 को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने साथियों के साथ में मिलकर सीक्रेट रेडियो, और हमेशा चेंज करते रहते थे अपने इक्विपमेंट, यहां से उठाए दूसरी जगह, वहां अंग्रेज पकड़ पाए उससे पहले दूसरी जगह चले जाते थे, ओके। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में सीक्रेट रेडियो चलाने का श्रेय दिया जाता है उषा मेहता जी को, ठीक है। नाउ, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया था? पाकिस्तान का प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया था, जल्दी से बताइए। आप लोगों के लिए बहुत सारे फीचर्स है, लोड किए जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग समझ लीजिए, आपका जो इंतजार है ना यहाँ पर में, सबर का फल मीठा होने वाला है। जो बच्चे यहाँ पर में बने रहेंगे उन लोगों को सबसे पहला एक्सेस उनका दिया जाएगा, सारे फीचर्स आपको सबसे पहले दिए जाएंगे जो बने रहेंगे यहाँ पर में बच्चे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, अभी भी टीम कंटिन्यूअसली उसके अंदर में कर रही है कि और ज्यादा दे देते हैं सर, मुझसे अभी थोड़ा सा समय लेकर गए कि सर और देते हैं, प्लीज समय दीजिए। आपके बारे में आपके पेरेंट्स जिस तरीके से सोचते हैं, आपका भाई सोचता है ना, वैसे हर एक बंदा यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा में आपके बारे में सोचता है कि सर बस थोड़ा सा समय दीजिए, ये वाली चीज भी हम बच्चों को दे देते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो है थी फ्रेंड्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसने पाकिस्तान का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि 23 और 24 मार्च 1940 को ये लाहौर में प्रस्तावित हुआ था। तो 23, ठीक है, मार्च को ये प्रस्तुत हुआ था, ठीक है, और 24 मार्च तक वो सेशन चला था। तो 23 मार्च 1940 को बेसिकली जो है फ्रेंड्स ये लाहौर प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। इसी वजह से 23 मार्च को आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान डे मनाते हैं वो लोग, पाकिस्तान डे, पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, क्योंकि पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था, उसमें पास हुआ था ये। नाउ ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, और भी बहुत सारी चीजें उसको हम लोग धीरे धीरे आगे में और देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? लाहौर में 1940 में 23 मार्च को, ये याद रखना है। इसी वजह से पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। 24 मार्च तक वो सेशन चला था, 23 मार्च को ये सेशन, ये प्रस्ताव पारित हुआ था। 23 और 24 मार्च 2 दिन तक ये सेशन चला था, ठीक है। और उसके अध्यक्ष थे, लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। एक समुद्री मील ब्लैंक के बराबर होता है, एक समुद्री मील, नॉटिकल माइल। आप लोगों ने देखा होगा ना कि समुद्र के अंदर में जो दूरी मापी जाती है किलोमीटर वगैरह में नहीं मापी जाती, नॉटिकल माइल के उसमें मापी जाती है। अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एक लेवल ऊंचा है, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों को ये याद है कि कितना मीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, वो आप लोगों ने याद कर लिया है। लेकिन अब जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को ये भी याद रखना है कितना फीट है। तीनों चीजें बताता हूं, कोई आपको टेंशन नहीं लेना, मैं रिवाइज इतना ज्यादा कराऊंगा और आपके लिए ऐसा फीचर लेकर आया है कि अब आप खुद भी रिवाइज कर पाओगे, मजा आ जाएगा आपको पढ़ाई करने में, मतलब बेसिकली आप जो है ना धीरे 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 और आप लोग कर पाओगे। तो देखिए, एक समुद्री मील या एक नॉटिकल माइल का मतलब कितना होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1852 मीटर्स, ठीक है, मीटर। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो सिंपल सी बात है 1.852 किलोमीटर हो जाएगा ये, क्योंकि पॉइंट लगा दिया मैंने यहां पर में, ये याद हो गया मीटर में, किलोमीटर में। लेकिन अब फीट में जब बारी आती है तो कितना करना है आप लोगों ने, तो इसी को 1.852 किलोमीटर को आप लोग 6080 फीट के रूप में जानते हो, ठीक है, कन्वर्जन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, 6080 फीट जो होता है वो एक नॉटिकल माइल के बराबर है। तो तीनों आपको, तीनों पॉइंट्स आप लोग याद कर लेंगे, तीनों के तीनों पॉइंट 6080 फीट, ठीक है। चलिए, अगर आपसे मीटर में बोला जाए तो 1852, मेरे साथ साथ में लिखते जाओ। अगर आपसे किलोमीटर में बोला जाए तो 1.852 किलोमीटर,
और अगर आपसे फीट में पूछा जाए तो 6080 फीट। सिंपल सी बात है, और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर में आप लोगों की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि ब्लैंक जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करता है। जल डमरू मध्य, देखो डमरू देखा है क्या आप लोगों ने? डमरू, डमरू है ना, तो जैसे डमरू होता है ना आपका, ये इस तरीके से समथिंग कुछ तो भी डमरू क्या करता है, ये डमरू बीच वाला क्षेत्र जो है ये दो बड़े बड़े क्षेत्रों को जोड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। वैसे ही फ्रेंड्स जो बड़े बड़े पानी के क्षेत्र है दो, उनके बीच वाला जो पानी का एक क्षेत्र होता है जो दोनों को जोड़ता है, उसको जल डमरू मध्य बोलते हैं। जल डमरू मध्य, ठीक है। इसको जल संधि भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, या फिर जल संधि भी इसको कहा जाता है, जल संधि। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो यूकेटन, सुंडा, कुक, मलक्का, बताइए। तो जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करता है, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मैप के थ्रू ही दिखाता हूं फ्रेंड डायरेक्टली। तो आप लोग यहां पर में देखेंगे, ये है जावा द्वीप समूह, ठीक है, और ये सुमात्रा है। इनके बीच में कौन सा वाला स्ट्रेट है जो दोनों को अलग कर रहा है, आप खुद से देखिए यहां पर में। ठीक है, जूम कर देता हूं आप लोगों को मैं, ताकि आप लोग यहां पर में देख पाए। देखिए, ये है सुमात्रा, जावा, ठीक है, उनके बीच में कौन सा स्ट्रेट है? सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल डमरू मध्य। याद रखना है आप लोगों ने, सुंडा जल डमरू मध्य कौन से? इंडोनेशिया के दो द्वीप सुमात्रा और जावा के बीच में है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, सुंडा। ठीक है, यहीं पर आपको सुंडा ट्रेंच भी मिलेगा, सुंडा ट्रेंच, जो कि सब हिंद महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है। सुंडा ट्रेंच वहीं पर मौजूद है, उसी के पास में। ओके, तो ये किसको किसको अलग करता है? सुमात्रा को और सुमात्रा को और जावा को। यहां पर में सुंडा जो है, यहां पर में आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड, जावा सी है, जावा सी, जावा सी, जावा सागर, ये जावा के नाम से जावा सागर इसका नाम है। और यहां पर में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, यहां आप देख ही रहे हो। तो इन दोनों को जोड़ता है, किसको जोड़ता है? जोड़ता किसको है? सुंडा। तो ये सुंडा जो है फ्रेंड जोड़ता है जावा सागर को हिंद महासागर से। लेकिन अलग किसको करता है? सुमात्रा से जावा को अलग करता है। दोनों के दोनों याद रखेंगे आप लोग, जी हाँ। ठीक है, सुंडा गर्त जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे गहरा है। ठीक है, पॉइंट। सात हजार सत्तर क्या लिखा है आपने? मीटर 7450 नहीं, 7725 मीटर है वो, लगभग लगभग। ठीक है, सुंडा ट्रेंच की किसने लिखा था? ये कोई बच्चा है, सुभाष ठाकुर जी। 7700, ठीक है, 25, ये याद रखा। 7725 मीटर है उसकी गहराई इन टोटो। चलिए, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर कब हस्ताक्षर हुए थे? अभी थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी से बता देंगे। 3000 लाइक्स से हम लोग जो है फ्रेंड्स केवल 90 लाइक्स दूर है। जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से। तो देखिए, अगर हम लोग भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर किसने हस्ताक्षर की, कब हस्ताक्षर हुए थे? तो सिल्वा नाम का जो उनका गवर्नर जनरल था, आखिरी गवर्नर जनरल पुर्तगाल का, उसने 19 दिसंबर 1961 को ये हस्ताक्षर किए थे। मुझे बताओ, ये ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम क्या था? और उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी बता देंगे आप लोग। ठीक है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। कमेंट में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करते रहना है फ्रेंड्स। ऑपरेशन विजय, ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑपरेशन विजय इसका नाम था। और उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इस तरह से जो पुर्तगाली शासन था उसका भारत में अंत हो गया। गोवा, दमन और दीव को हमारे भारत में यूनियन टेरिटरी के रूप में मिला लिया गया हमारे भारत के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो पहले तो गोवा जो है फ्रेंड्स एक यूनियन टेरिटरी बना, फिर बाद में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नाउ, तो 19 दिसंबर 1961 को ये समझौता हुआ था, या फिर ये सरेंडर हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में एक नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है? नवाचार, नोवेल फीचर, किसको कहा जाता है और किसने कहा है? अब केवल 12 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 से। देखिए,
आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के संविधान का भाग नंबर, ठीक है, 4 की बात हो रही है यहां पर में, जिसको हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं। ये आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। ये नॉन जस्टिशिएबल है, आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसको डॉक्टर BR अंबेडकर जी जो है उन्होंने नोवल फीचर कहा था, नवाचार कहा था इसको, डीपीएसपी को। ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने इसको, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नवाचार कहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? नॉटिकल माइल। थैंक यू फ्रेंड्स, 3000 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का प्यार रहा तो मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितने लोगों को मजा आ रहा है सेशन में आज के? जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए, क्या ऐसे ही सेशंस लेते रहने? जितना शेयर कर सकते हो अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, टेलीग्राम में, हर जगह पे जल्दी जल्दी से एक एक बार और शेयर कर देंगे आप सभी के सभी लोग, ताकि मैं ऐसे ही रेगुलर सेशंस आप लोगों के लिए लेता रहूं। आपके लिए फ्रेंड्स एक और खुशखबरी, ठीक है, अभी थोड़ी देर के अंदर में आने वाली है, जो हम लोग बता रहे हैं उसके साथ में मुझे एक और चीज ध्यान में आई है। टीम प्लीज आ जाइएगा, एक और हम सरप्राइज बच्चों को दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक और फीचर मुझे ध्यान आया है जो हम बच्चों को और दे सकते हैं, तो जितना दिया जा सकता है वो सारी चीजें हम लोग देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स 1852 मीटर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और किलोमीटर में बोला जाए तो कितना होगा, और फीट में बोला जाए तो कितना होगा? जल्दी से दोनों आंसर लगा दो मुझे। कितने लोग लगा सकते हैं? मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आप लोगों को, केवल 10 सेकंड के अंदर में लगाना है। एक समुद्री मील मतलब 1852 मीटर, दूसरा जो है फ्रेंड्स 1.852 किलोमीटर हो जाएगा ये, और 60-80, ठीक है, 6080 फीट ये हो जाता है। तो प्लीज इसको याद रखना है। लिखो जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे जल्दी से। जी, तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों ने आंसर लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में, यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में से कोई भी उपलब्ध ना हो, दोनों छुट्टी मनाने बाहर गए, ठीक है। चलो भाई, अभी तो फिलहाल में अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, कहा है, किस बारे में बात हो रही है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अभी देखते हैं आगे में क्वेश्चन को। उपाध्यक्ष जी भी अवेलेबल नहीं है, दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, और संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अच्छा, तो आर्टिकल नंबर 108, ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाई गई है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। अभी तो बुलाती है ना। और कोई बच्चा बोल रहा था बुलाती है मगर जाने का नहीं। भाई संयुक्त बैठक है, आर्टिकल नंबर 108 है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्यों को आना है। बुलाती है तो जाने का नहीं, बस पता चले तो जाऊंगे, नहीं तो फिर बने क्यों MP? तो जाने का, ऐसा नहीं पता चले बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का, ठीक है, और अपनी बात रखने का। हाँ, कोई और बुलाए आपको फोन करके कि तो उधर नहीं जाने का, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाला अलग मैटर है। अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड्स यहाँ पर में? तो फिर राज्यसभा के चेयरमैन, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो नहीं करेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के उपसभापति ये करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल क्या है? ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल अभी हम लोगों ने देखा जस्ट। ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल जो है फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 108। नाउ अब देखिए यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स एक और चीज बता दूं, जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कैसे सर हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं, तो ये नंबर आपका नीचे में चल रहा है 7611101101 969744, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हाईएस्ट एवर आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स आज के दिन, ठीक है। तो आज आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाके जुड़ सकते हो, बहुत ही सुनहरा मौका है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर में जुड़ने का आज आपका। नाउ अपग्रेड भी आ रहा है आपके लिए, ठीक है, बेहतरीन चीज है, वो भी देखेंगे हम लोग। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हम लोगों ने यहाँ पर में देखा। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, इसके जवाब जो है आप लोग उस सेशन के अंदर में जाकर दोगे जिसके ऊपर में अभी हम लोग आ रहे हैं। ये सेशन है, ठीक है, इसके आंसर्स आप लोग वहां पर में करोगे। चलिए जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों से कुछ सवाल है जल्दी से वो पूछ लेता हूँ, जिसके अभी रुकना है आप लोगों ने, सभी लोगों ने। जो बच्चा इस सेशन को देखेगा अच्छे से वो आगे बढ़ेगा, ये चीज याद रख लीजिए आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए बताइए मुझे यहां पर में कि 6000, ठीक है,
80 फीट का मतलब कितना नॉटिकल माइल होगा? 6080 फीट का मतलब कितना नॉटिकल माइल? कितना नॉटिकल माइल्स? कितना नॉटिकल माइल? और एक नॉटिकल माइल मतलब कितना मीटर, ये भी बता देंगे, और कितना किलोमीटर फास्ट। ठीक है। श्रीमती उषा मेहता, ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स उनका उसका किस चीज से रिलेटेड थे, उषा मेहता जी। ठीक है, श्रीमती उषा मेहता जी किस चीज से रिलेटेड थे, जल्दी जल्दी से बताना है आप लोगों ने। ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको बताना है कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय में। तो बताइए जल्दी से, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके, और एकदम फास्ट आंसर, एकदम स्पीड में करिए आप लोग। ठीक है, और उस सेशन के अंदर में जाकर भी आप लोगों ने करना है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद में आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स ये वाले आर्टिकल्स। ठीक है, मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, आर्टिकल नंबर 50 किस चीज से डील करता है? आर्टिकल नंबर 50, तो देखिए आर्टिकल नंबर 50 जो है फ्रेंड्स ये सेपरेट करता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। ठीक है, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग करता है। काम का बंटवारा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में काम का बंटवारा करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 50, 50-50 बताया था ना आपको, 50-50। ओके, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 51, शांति। शांति मतलब अब भाई आधी उम्र निकल गई, शांति के साथ रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 क्या बोलता है? 4 बीज डालो 8 बीज बन जाएंगे। 4 मुर्गा मुर्गी पालो, ठीक है, 8 मुर्गा मुर्गी बन जाएंगे। ठीक है, तो पशुपालन और खेती से रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 48। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का जो है फ्रेंड्स फायदा होने वाला है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, मैं अब आप लोगों से जो है फ्रेंड्स मैप के थ्रू कुछ चीजें याद करवाना चाहूंगा। अभी जो हमने मैप किया था, वैसे मैंने पेड क्लास के अंदर में कराया है इसको, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं डालू कि आज आप लोगों के टेस्ट के लिए? ठीक है, टेस्ट के अंदर में मैं जो पढ़ाऊंगा अभी इसको टेस्ट में डालूंगा, तो आप लोग यहां पर में जुड़े रहिए अच्छे से। कहा गया हमारा ये मैप मैप मैप। ठीक है, मैप देख लेते हैं हम लोग कहां पर में हमारा मैप ये है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैप के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मुझे एक राज्य ऐसा बताइए इसमें से देखकर, मैंने वो ऐप में पेड क्लास में आपको दिया हुआ है, मुझे बताइए इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसके नाम में ही है। ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो, तो बताइए उसका नाम क्या है? उसका नाम है त्रिपुरा। नाम, अब उसका नाम इसलिए नहीं पड़ा त्रिपुरा की 3 तरफ से घुरा, वो तो हम लोगों ने ट्रिक लगा ली। ठीक है, और ऐसे ही मैं पेड क्लास में भी पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो जुड़ जाइए। चाहे DSSS भी हो, चाहे KVS हो, चाहे AEDO का कोर्स हो आपका, BPSC TRE हो आपके, ठीक है, सुपर टेट हो, सभी में आप सफलता हासिल कर सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में। तो त्रिपुरा 3 तरफ से, बांग्लादेश से, नीचे से भी बांग्लादेश से, इधर से भी बांग्लादेश से। ठीक है, और इधर में 2 राज्य से सीमा साझा करता है, एक है आसाम और एक है मिजोरम। ठीक है, तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। लिखो सभी लोग, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। मुझे आप लोग मुझे बताइए कि बांग्लादेश के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है? देख के बताओ, यहां से देखो आप लोग, बताओ, आप अपने स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हो। ठीक है, पिंच आउट करिए इस तरीके से, आप जूम कर पाओगे उसमें जल्दी जल्दी से। और सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर किसी ने नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने। अभी बस थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों के लिए बेहतरीन वाले फीचर्स आपके सामने रिवील होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं बांग्लादेश के साथ में जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर में देखिए आसाम है। ठीक है, यहां पर में आप लोगों को दिख जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय, यहां पर में है आप लोगों का त्रिपुरा, और यहां पर में है मिजोरम। तो 1 2 3 4 5, 5 राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में। क्या बिहार अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ में, हाँ या ना? जल्दी बताओ। ठीक है, बताइए। यहां पर में बिहार है और यहां पर में बांग्लादेश है, लेकिन यहां पर में आप देखिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे में, यहां पर में अगर आप देखोगे ये चिकन नेक जिसको बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उससे नीचे तक यहां पर में आप देखोगे कि फिर वो पश्चिम बंगाल है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, तो पश्चिम बंगाल बीच में आ गया है। ठीक है, तो बिहार बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि नेपाल के साथ में कितने राज्यों की सीमा साझा होती है नेपाल के साथ में? ठीक है, नेपाल के साथ में, अच्छा इस मैप में दिखाई ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, हम डरते क्या नेपाल से। ठीक है, यहां पर मैं मान लो ये नेपाल है आपका। ठीक है, इधर साइड से जो है फ्रेंड्स वो यूके है, उत्तराखंड। इधर साइड से है यूपी। ठीक है, और इधर में बिहार भी है, यूपी बिहार। ठीक है, फिर यहां पर में आप देखोगे यहां से ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इधर में पश्चिम बंगाल जो है अपनी सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, और इधर से आ जाता है सिक्किम। सिक्किम, ओके, सिक्किम, सिक्किम हमारे भारत का राज्य है। ठीक है, तो सिक्किम भी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में। तो उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए यहां पर में करता है, ठीक है, और सिक्किम भी करता है। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने, कौन कौन से राज्य, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। मुझे एक बात बताइए, नेपाल और भूटान, उनके बीच में सैंडविच टाइप का हमारा एक राज्य है जो दोनों के बीच में फंसा हुआ है, तो बताइए उसका नाम क्या है। तो हमारे भारत का ऐसा राज्य जो कि नेपाल और भूटान को अलग करता है, नेपाल और भूटान को अलग कर रहा है, तो आंसर क्या होगा उसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड, सिक्किम। सिक्किम को थंब स्टेट, अंगूठा राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अंगूठे की तरह दिखता है, इसी वजह से, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज है आप लोगों के, आप लोगों ने जो है इसमें बताना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में कितनी कॉमन बॉर्डर्स लगती है भारत की, कितने राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ में भी सीमा साझा करते हैं और पाकिस्तान के साथ में भी, कितने राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ में और इसके साथ में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्लीज यहाँ पर मैं इंडिया का मैप, लेटेस्ट वाला मैप लगा दिया जाए, ठीक है, इसी स्लाइड के जस्ट नीचे में, ताकि बच्चों की और हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करवा सके। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर में कि आपकी पढ़ाई के साथ में अर्निंग भी हो। आप लोगों को पता है कि पढ़ाई जब आप कर रहे हो उस समय में खुद का खर्चा निकालना, ठीक है, घर वालों की मदद करना, ठीक है, प्लस अच्छा जीवन, अच्छे नोट्स, अच्छी सारी चीजें जो है वो लेकर अपने आप को, पढ़ाई को ज्यादा बेहतर बनाना, तो आपके लिए जो है फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ रहा है, कुछ देर के अंदर में, थोड़ी देर का इंतजार है बस, आप समझ जाइए। और जो बच्चे स्टार्टिंग के बच्चे रहेंगे उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट हम लोगों ने रखा है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को सस्टेन करना चाहते हैं, अपने परिवार को कुछ देना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए सेविंग करना चाहते हैं, ये वो बच्चे हैं। तो उनके लिए तो पूरा सेशन जो है अभी थोड़ी देर में आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ में कौन कौन करते हैं, मेरे मेरे साथ साथ में आप लोग जो जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे, ठीक है। यहां पर में देखिए आप लोग फ्रेंड्स, गुजरात पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है, पंजाब सीमा साझा करता है, ये 3 राज्य हो गए। अब 2 यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है, तो 2 यूनियन टेरिटरी है, वो है एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, तो टोटल 5 हो गए, 3 स्टेट्स हो जाते हैं, 3 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज, तो ये हो गया आप लोगों का 5 टोटल। तो 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज है जो पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। इनमें से ऐसा कोई भी बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ में ऐसा कोई भी कॉमन राज्य नहीं है जो बांग्लादेश के साथ में भी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ में भी और पाकिस्तान के साथ में भी। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कितने लोगों को याद है? उसका आंसर नन ऑफ द अबव था, क्योंकि 0 राज्य थे, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो कॉमन बॉर्डर, साझा बॉर्डर साझा करता है दोनों के साथ में। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है आप लोगों का, जो आप लोगों ने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने दिया हुआ है। अब जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, कि हमारे भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती है, मतलब उनके पास में तट रेखा है। जल्दी से बताओ मुझे, काउंट करके, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले गुजरात की। गुजरात है, महाराष्ट्र है जो अरब सागर के साथ में करता है, गोवा आपको दिख रहा होगा छुटकू सा, ठीक है, कर्नाटक है और केरला है। तो इधर में 5 हो गए आपके जो अरब सागर के साथ में करते हैं, ठीक है, सीमा साझा। 9, अब यहां पर मैं आप लोग देखोगे पश्चिम बंगाल है, ठीक है, उड़ीसा है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, और यहां पर में आपका आ जाता है तमिलनाडु। तो यहां पर में 4 राज्य हो गए, 4 राज्य, तो टोटल कितने हो गए? 9 स्टेट्स है जो अपनी सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ में। क्या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य आपको दिख रहा है जो समुद्र के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहा है? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे, एक ऐसा राज्य जो नॉर्थ ईस्ट का हो और समुद्र के साथ में अपनी सीमा साझा करता हो, कोई है? जल्दी से बताइए। नहीं है, है ना। इसी वजह से हमारे भारत ने कलादान प्रोजेक्ट चालू किया है म्यांमार के साथ में मिलकर, कि कभी अगर बांग्लादेश जो है वो बगावती हो जाए, कि भाई हम बोले कि वो चिकन नेक जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको भी बंद करना पड़ जाए और चाइना हमला कर दे इधर से, वो भी बंद हो जाए, तो हम यहाँ पर में जो है कलादान प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया है म्यांमार के साथ में, जिससे हमारी नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ठीक है। तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं है नॉर्थ ईस्ट का जो समुद्र के साथ में सीमा साझा करता है। मुझे एक राज्य का नाम यहाँ पर में जल्दी से बताइए आप लोग, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में सीमा साझा कर रहा है, अपनी एकमात्र राज्य जो दोनों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ में भी और म्यांमार के साथ में भी, बर्मा के साथ में भी। फास्ट,
जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो दोनों के साथ में सीमा साझा करने वाला राज्य एकमात्र मिजोरम है, ठीक है, जिसकी राजधानी है ऐजॉल, ठीक है, ऐजॉल उसकी राजधानी है मिजोरम की, और मिजोरम बांग्लादेश के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है और म्यांमार के साथ में भी। अकेला राज्य जो दोनों राज्यों के दोनों देशों के साथ में सीमा साझा करता है, मिजोरम। प्लीज इसको याद रखना, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं, ठीक है, चलिए मुझे बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लोड हो चुकी है। अब जल्दी से ही आप लोगों का आपका जो इंतजार है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है फ्रेंड्स उस सेशन के ऊपर में जल्दी जाइए, उस सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, कितने जितने बच्चे हैं जल्दी से जाके सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। और कमेंट के अंदर में लिखो एक्साइटेड, ठीक है। उसके अंदर में कितने लोग चाहते हैं उन फीचर्स को अर्ली एक्सेस आप लोगों को दिया जाए, फास्ट एक्सेस आपको दिया जाए। जितना ज्यादा आप लोग वहां पर में लाइव रहेंगे उतने ज्यादा फीचर्स आज के आज हम लॉन्च कर देंगे आप लोगों के लिए, आज के आज ही लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा बच्चा वहां लाइव रहेगा उतने ज्यादा फीचर्स लॉन्च होंगे। तो जल्दी से सारे बच्चे उस सेशन में आ जाइए, और साथ ही साथ पूरा सेशन देखना है आप लोगों ने, और उसके बाद में आप जल्दी से शेयर भी कर दो, ताकि 5000 बच्चे हो जाएंगे, सारे फीचर्स लॉन्च कर देंगे एक साथ आप लोगों के लिए, सारे के सारे फीचर्स। जल्दी से आ जाइए इसी टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे, टीचिंग परीक्षा सर्च करिए यूट्यूब के ऊपर में, एक सेशन आप लोगों को मिलेगा, उस सेशन के ऊपर में आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। सेशन जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। इस तरीके से आपको सेशन दिखेगा, ठीक है। ऐप 2.0 टीचिंग परीक्षा के साथ में अपग्रेड करना है आप लोगों ने, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो जल्दी से उस सेशन के ऊपर में आ जाइए आप लोग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे उस सेशन के अंदर में अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर में। तो आप लोग जब तक शेयर करके आ जाइए जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लोग, ठीक है। मोबाइल की बैटरी लो है तो जल्दी से चार्जिंग पे लगा दो 2 मिनट के लिए, और वहां जाके खड़े रह के देख लेना, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मिल रहा हूं मैं आप लोगों से, थैंक यू। सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर दो उस सेशन को, 5000 बच्चे रहेंगे, सारे फीचर्स आज ही लॉन्च कर दूंगा। थैंक यू।